तो कैसा लगता है आपको आईपीओ बाजार और कैसा रुझान है और कैसा इन्वेस्टर का? बहुत अच्छा रुझान है और बहुत से बड़े बड़े आईपीओ पाइपलाइन में हैं। सर आपकी सबसे बड़ी लर्निंग अभी तक क्या रही है? एक चीज़ जो आप कभी नहीं भूले और उसी को आप एक बेस बना के आगे चले। हमने 7th डे उसको कंफर्मेशन दी है। अच्छा। यू कांट बिलीव इट आज के जीवन में हाँ। कि आप किसी को 7 दिन बाद आज वो बोले कि भाई ये सौदा खरीदना है। हाँ। चलो जी, ये बताइए जब पहली बार आपने निफ्टी को देखा तो लेवल क्या था? लगभग 300% की नए इन्वेस्टर अकाउंट की ग्रोथ है। लगभग हम लोग 20,000 अकाउंट से थे, अभी 75,000 अकाउंट। सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इंटरेस्ट कैसे जगा? आफ्टर 18 ईयर्स हर किसी का अकाउंट जरूर होगा। 1990s और आज के 2025 में बहुत अंतर है। ब्रोकरेज इंडस्ट्री को आप कहाँ जाते देखते हैं? फ्यूचर कैसा लगता है आपको? आउटलुक कैसा लगता है? बहुत ही शानदार है, क्योंकि लक्ष्मी श्री को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर सलील कुमार शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून शाह सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू। सलील जी, आप हमें ये बताइए कि आपको शेयर बाजार में इंटरेस्ट कहाँ से जगा? आपका, अगर मैं आपका आपके प्रोफाइल देखूं तो 31 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपको शेयर मार्केट में है और आपकी क्लाइंटेल बहुत अच्छी हो गई है। सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इंटरेस्ट कैसे जगा? इंटरेस्ट तो फादर के कारण जुड़ा, क्योंकि फादर की प्रोफाइलिंग ऐसी थी कि वो फर्स्ट पोस्टिंग उनकी रोहतास इंडस्ट्रीज में शेयर डिपार्टमेंट में हुई थी जी। और उन्होंने अपना छोटा छोटा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया। अदर सेविंग्स के अलावा, गोल्ड सिल्वर या प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ पैसा उन्होंने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया। ओके। और विद द टाइम जब मौका आया, जब मैं ग्रो किया हूँ, तो उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट मेरे लिए जो है 1990 में एक सब ब्रोकर का ऑफिस वाराणसी में हम लोगों ने खोला। फादर ने उसको स्टार्ट किया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बिजनेस करने में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वो जर्नी मेरे लिए चालू करके दी और वो सिखाया उन्होंने, और वो सीखते सीखते फिर इसको जो है वो आगे बढ़ाए। तो क्या चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस क्या थे उस समय पे? बहुत कुछ सर बदल चुका है सर। अगर हम देखें तो 1990s और आज के 2025 में बहुत अंतर है। तब के चैलेंजेस क्या थे और अब क्या डिफरेंस लगता है आपको? 1990 में जब स्टार्ट किया है तो हम लोग मतलब 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस से स्टार्ट किए हैं फादर ने। हम लोग तुरंत ही माइग्रेट होके वाराणसी पहुँचे रहे, फादर रिटायर होके वहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग उस समय तो टेक्नोलॉजी में टेलीफोन भी तुरंत नहीं लगता था। बिल्कुल। तो हम लोग जब ओपनिंग किए हैं तो हम लोग के पास ऑफिस में टेलीफोन नहीं था। तो टेलीफोन ही अकेला साधन था कि आप ऑर्डर प्लेस कर सको जी। और पीसीओज भी नहीं होते रहे उस समय। 1990 में पीसीओ भी 92 93 से आना शुरू हुए जी। हम लोगों ने ऑर्डर जो है जब ओपनिंग के दिन जितने भी क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का दिया है, हम लोगों ने ब्रोकर को कोरियर किया है मुंबई, है ना। और कोरियर करके जिस दिन मतलब 3 दिन में उसके पास पहुंची है डिलीवरी, उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब भेजा है, सौदा करके कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय कोरियर भेजा है। तो हमने 7th डे उसको कंफर्मेशन दी है। यू कांट बिलीव इट आज के जीवन में हाँ। कि आप किसी को 7 दिन बाद आज वो बोले कि भाई ये खरीदना है हाँ। और 7 दिन बाद मैं उसको कंफर्मेशन दूं। आज के इस दौर में तो मतलब 1 सेकंड भी क्लाइंट को बर्दाश्त नहीं है, उसको उसके फिंगर टिप्स पे है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और क्लाइंट खुद से जो है आज की डेट में ट्रेड कर रहा है और क्लाइंट चाहते भी यही है कि वो मतलब कॉन्टैक्टलेस काम करें। किसी भी अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी हो या अदर बहुत से बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी ये रोल प्ले कर रहा है कि मतलब कॉन्टैक्टलेस और सीमलेस ट्रेड कर सकता है क्लाइंट। तो वो फर्क है। सलील सर, मुझे ये याद है कि 1990s में जब हर्षद मेहता स्कैम था तो बहुत सारे रीजनल एक्सचेंजेस भी हुआ करते थे। हाँ। हर एक स्टेट का अपना एक एक्सचेंज था, लेकिन होते होते अब 2 मेजर एक्सचेंजेस रह गए हैं, एनएससी और बीएससी। तो ये बदलाव आपको कैसा लगता है? इज इट कि ये अच्छा ही हुआ कि वी हैव 2 मेजर एक्सचेंजेस और सब रीजनल एक्सचेंजेस अब मर्ज हो गए या फिर बंद हो गए? अच्छा है, कुछ हद तक तो अच्छा ही है भाई। जो भी विद द टाइम जो ये डेवलपमेंट हुआ,
कह सकते हैं अच्छा है, क्योंकि 2 रीजनल एक्सचेंजेस हो गए तो हर किसी को एक ही जगह पहुंच करके ट्रेड करने में वॉल्यूम्स एक जगह ही शिफ्ट हुए, वैल्यू एडिशन हो गया। तो उस हद से तो उस एंगल से देखें तो अच्छा है भाई। रीजनल एक्सचेंजेस चूंकि विद द टाइम ख़त्म होते चले गए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रही, और लिस्टिंग भी भाई उस समय भी ये होता था कि रीजनल एक्सचेंजेस तो 19 रीजनल एक्सचेंजेस थे, लेकिन बीएससी में ही मैक्सिमम ट्रेड्स के लिए जाना होता है। रीजनल एक्सचेंज में तो हार्डली 10-20 परमिटेड सिक्योरिटीज होती थी, अच्छा, जिसके अंदर ट्रेड होता रहा, उससे ज़्यादा होता नहीं रहा। उसके बाद की जितनी भी उस समय लगभग 1500 लिस्टेड शेयर्स थे, एनएससी भी नहीं आया रहा, तो मतलब सिर्फ 1500 के लगभग 1200-1500 लिस्टेड कंपनी होती है। तो बाकी जितने भी स्टॉक्स के लिए आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मतलब वॉल्यूम वाइज होता था तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके से होता था। तो 1990s में कभी आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे विजिट किया, जब फ्लोर देखा है मैंने, आउट क्राइम मेथड हुआ करता फ्लोर था? देखा है। आप फ्लोर की जैसे बात करती है तो मैं 90s के दौर में मान लो ब्रोकर के यहाँ जैसे जाते हैं, फ्लोर देखते हैं, या वो फ्लोर से जो मतलब खुशी मिलती है, आज भी वो फ्लोर मान लीजिए खाली है। कुछ कुछ एक्सचेंजेस में ऐसे फ्लोर्स बने हुए हैं जहाँ की वो अभी खाली हैं, मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है। कभी कभी यदि वो एक्सचेंजेस में जाने को और पहले का देखने को मौका मिलता है कि उस समय जाते रहे वो कैसा था, और आज वो फ्लोर खाली पड़े हैं, तो मतलब एक बड़ी खुशी मिलती है उस फ्लोर को देख करके। तो कैसा अनुभव हुआ करता था उस समय? उस समय तो भीड़, लोग अपना मतलब अपने तरीके से वो, हम लोग टीवी पे उस मूव्स को देखते हैं, आज भी कहीं कहीं कोई पुराने उसको जी वो देखते हैं, तो वो एक अलग ही ऑरा था उसका, और अलग उसकी वाइब्स थी। तब तो आउट क्राइम मेथड था, चीख चीख के बोलते थे, और अब वो है कि आप अपने मोबाइल पे बैठ के अपना सौदा डालिए, किसी को पता ना चले। नहीं, समझ में तो उसमें भी नहीं है, जो जिससे बात कर रहा है वो आपस में कनेक्ट हो जा रहा है, बाकी का वो लोग बड़े सिंबल्स हुआ करते थे, हाथों से वो बताया करते थे कि एकदम क्या खरीदना है, कितने भाव पे खरीदना है, सौदा हुआ ट्रेड हो जाता रहा, दूर दूर से ट्रेड हो जाता रहा जी। और अब तो सब बदल चुका है। चलिए अब लक्ष्मी श्री की बात करते हैं। आपने इसको रजिस्टर किया 2007 से लगभग 20-22 साल हो चुके हैं, जब तक आप कंपनी बढ़ते ही जा रही है। सो क्या चेंजेस है इन्वेस्टर बिहेवियर में? क्योंकि आपने 90 के भी दशक के इन्वेस्टर्स देखे होंगे जो आपके ऑफिस में आके बैठ के सौदा करते होंगे, और आप जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ बदला है, तो अब नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आपसे जुड़ रहे होंगे। तो इन्वेस्टर्स के बाजार के नजरिए में क्या बदलाव हुआ है? 2-3 तरीके का बदलाव कर सकते हैं। एक तो भाई पहले क्लाइंट्स आकर के ट्रेड करना चाहते रहे, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्पेशली कोरोना के बाद का जो जोन अब आया, उसमें हर क्लाइंट जो भी मतलब 40-45-50 साल के एज ग्रुप वाला भी है, जो बहुत टेक सेवी नहीं था, उसकी मजबूरी ऐसी बनी कि वो टेक सेवी थोड़ा सा हो गया। ठीक है, 20 ईयर्स वाले जो एज ग्रुप वाला टाइम फ्रेम है, उतना जितना वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब भर का काम वो मोबाइल से कर लेता है। तो उसकी वजह से वो बहुत टेक सेवी हो गया। अब वो कोई क्लाइंट जनरली नहीं आता ऑफिस, कोई उसको पर्सनलाइज कोई काम आ जाए, कोई ऐसा कोई, तब वो ऑफिस आता है। पहले के दौर और अब के दौर में फिजिकल का जमाना था। अब भाई उसकी वजह से पे आउट्स 30 डेज 15 डेज या 45 डेज ऐसे भी दिन देखे हैं कि पे आउट आने में, डिलीवरी आने में 1 से 2 महीने का समय लगता था। अब जो है वो मतलब सीमलेस है, T+1 का सेटअप है जी। और T+1 में क्लाइंट अपना पे आउट ले सकता है, कर सकता है, तो वो बहुत फास्ट हो गया है। सीमलेस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मतलब काफ़ी तेज है, और यंग क्राउड में एक तो उनके करिकुलम में स्टॉक मार्केट के कोर्सेज आ गए हैं जी। हम लोग जिस समय पढ़ते रहे तो स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स या स्टॉक मार्केट की डिटेलिंग्स नहीं होती, स्टॉक मार्केट को अच्छा भी नहीं माना जाता था। हाँ, वो अलग बात है, उसकी कुछ रहता नहीं रहा। मतलब यदि कॉमर्स में भी देखें तो कॉमर्स ग्रेजुएट होने के नाते उसमें ज्यादा एक उसमें एफडीज एंड स्टॉक मार्केट का एक कोई पैरा टाइप का कर देते रहे, और पूरा कंप्लीट मतलब जो प्रोडक्ट्स रहे उसको कर देते रहे। आज पूरा करिकुलम है लोगों को, मतलब और
लोग अच्छे लोग आकर के यूनिवर्सिटीज़ में अपना भाषण देते हैं, बताते हैं और लोग सीखने के लिए जाते हैं। तो वो सब इंटर्न्स के तौर पे लोगों को मौका मिलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएं और उसको सीखें। और आज की जो यंग क्राउड, मेरे को लगता है कि जो कोई भी आफ्टर 18 ईयर्स हर किसी का अकाउंट जरूर होगा। Correct. और उसको मतलब बड़ी इच्छा है और उसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि जो यंग जनरेशन है उसने अपने जो एल्डर जनरेशन है फादर वाली, उस जनरेशन में भी जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने उसको सीख करके फादर्स को भी और अपने ग्रैंडफादर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये भी एक पॉजिटिव चेंज आया है। चलो जी, ये बताइए जब पहली बार आपने निफ्टी को देखा तो लेवल क्या था? वो तो 1000 रुपए मतलब वो चालू हुई थी वो तो कब तक 1000 रुपए रहा? काफी दिन रहा होगा मैम, मतलब एग्जैक्टली तो इस समय ये नहीं बोल सकते क्योंकि शुरू में जो दौर था उसमें निफ्टीज का चलन धीमे धीमे ग्रेजुअली मतलब एक्सचेंज डेवलप हुआ है। उस समय निफ्टी से ज्यादा सेंसेक्स पे वो रहता रहा। तो 92 में 4500 करीब सेंसेक्स गया रहा, फिर 94 में 45-4600 के लगभग वो टच किया रहा। तो वो मतलब उस समय के दिमाग में सेंसेक्स का ज्यादा डाटा एनालिटिकल रहता रहा। वो शुरू में वैसा ही चलता रहा। देखिए कहाँ से कहाँ बाजार पहुंच गया। 4500 सेंसेक्स की बात करें, आज वही 86,000 के आसपास है और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में 1 लाख भी पार कर जाएगा। बाजार के नज़रिए को लेके आपका क्या अनुमान है? बाजार में अब बहुत सारे पहले तो ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस नहीं होते थे बाहर के ग्लोबल मार्केट्स के, जो अपने डोमेस्टिक मार्केट में चलता था वही गिने चुने शेयर्स लिस्टेड थे। शेयरों की संख्या भी बढ़ गई है और साथ में अब जियोपॉलिटिकल क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गए हैं, ग्लोबली जुड़ गए हैं और टेंशन्स आपको पता ही है कितने क्राइसिस हम पिछले 6 महीने में देख चुके हैं। तो ऐसे में बाजार की दिशा और इस बाजार को कैसा बढ़ता देखते हैं? बाजार तो इंडिया की इकोनॉमी तो भाई डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिशियल रहेगा। स्टॉक मार्केट भी ओवरऑल बढ़िया वो करेगी। अब छोटे छोटे जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि हम ग्लोबली सबसे बिजनेस वाइज और हर तरीके से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसे किसी न किसी कारण से आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए वॉर्स अलग अलग देशों में हुई, कोई ना कोई तो ऐसा प्रेशर कारण अपार्ट फ्रॉम वॉर भी आता है कि बाजार कभी कभी करेक्ट करता है, कभी ओवर वैल्यूड हो जाता है या कोई भी ऐसे रीजंस बनते हैं बाजार में, कोरोना बना या कोई स्कैम हुआ, तो वो सब कारणों से कभी कभी करेक्ट होता है। वो एक मौका होता है कि इन्वेस्टर्स को कुछ इन्वेस्टमेंट वो करें। और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स जो बहुत से इन्वेस्टर्स हैं एफडीज का भी कुछ प्रपोर्शन रखते हैं, गोल्ड सिल्वर का भी प्रपोर्शन रखते हैं। तो उस समय जब बहुत करेक्टिव फेज में है या कुछ उनके लिक्विड फंड्स हैं कि वो करेक्ट होने पे लेना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने कहा कि कोविड के बाद बहुत सारे नए निवेशक जो है बाजार में जुड़े हैं, मतलब आप अपने ग्रोथ के बारे में बताइए। पहले आपके कितने इन्वेस्टर्स है कोविड से पहले के, और इन पिछले 4-5 सालों में क्या ग्रोथ रहा है? लगभग 300% की नए इन्वेस्टर अकाउंट की ग्रोथ है। लगभग हम लोग 20,000 अकाउंट पे थे, अभी 75,000 अकाउंट्स। और ये सिर्फ 4 साल में? ये 4 साल 4.5 साल के दौर में ये अकाउंट्स तो बहुत तेजी से खुले हैं और स्पेशली हर ओवरऑल मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत खुले हैं, बहुत से एक्टिव अकाउंट्स ग्रो किए हैं। लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बहुत तेज बढ़ा है क्योंकि यंग लोगों को एक ये भी कारण है कि यंग लोगों के करिकुलम में आया जी, जिससे हुआ। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स पिछले 4-5 सालों में गिरे तो लोगों को, जो लोग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते रहे, उनको ये लगा कि एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने की जगह हम कुछ थोड़ा सा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं। और अभी भी बहुत से इन्वेस्टर विद द टाइम जैसे जैसे उनकी एफडीज मैच्योर हो रही है, इंटरेस्ट जग रहा है, तो एफडीज से निकल करके वो स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सलील जी, अगर हम 2005-7 की बात करें तो कुछ सेक्टर्स जो थे वो ही चला करते थे और सेक्टर्स
बदलने में बहुत समय लगता था, जिसे हम सेक्टर रोटेशन कहते हैं कि चलिए आईटी चला तो 3-4 साल आईटी चल गया, उसके बाद रियल एस्टेट चला तो 3-4 साल रियल एस्टेट चल गया। लेकिन आज के दौर में सेक्टर रोटेशन तो 2 महीने 1 महीने में कि कुछ दिनों में ही बदल जाता है। कभी डिफेंस चलता है तो कभी आईटी चलता है, तो आप कभी फर्टिलाइजर सेक्टर पे हमारी नज़र ये चलती है। तो ये सेक्टर रोटेशन आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट पे, या आपको लगता है कि चर्निंग बहुत फास्ट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं? बहुत से इंस्टीट्यूशंस के रूप में लोग आए हैं और डोमेस्टिक पैसा भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से लग रहा है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उनके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सी स्टडी उन लोग के पास डाटा एनालिटिकल बहुत अच्छे हैं और उस वजह से भी ये मतलब अदर सेक्टर्स में या चर्निंग कह सकते हैं या डाटा रोटेशन या सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो ये एक अच्छा वो है। वो लोग मतलब वक्त के संग बाहर से भी पैसा बहुत आया है, पीछे के समय में बहुत पैसा आया है, तो वो ये सब की वजह से बाजार बड़ी हो रही है, नई लिस्टिंग्स बहुत हो रही हैं, तो और अभी भी पाइपलाइन में बहुत से आईपीओ हैं जो कि मतलब अप्रूवल लिए हुए हैं और टाइम जोन देख रहे हैं कि कितनी जल्दी हम बाजार को हिट करें। तो वो अच्छा है बाजार के लिए। सेक्टर में हर सेक्टर में नई कंपनियां आ रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, और ऐसे में जब बहुत ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उसमें बहुत एक्टिव हैं, तो ऐसा कई बार देखने को मिलेगा, ऐसा होएगा, और ये अच्छा ही माना जाएगा। आईपीओ मार्केट की आपने बात की सर, तो आईपीओ मार्केट तो अब फिर से रॉकेट बनने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस पाइपलाइन बड़ी स्ट्रांग लग रही है, और गिरते जो हमने कंसोलिडेशन देखी मार्केट में और गिरते हुए बाजार में भी आईपीओस थमे नहीं, थोड़ा पॉज हो गए हैं, लेकिन आईपीओस आए। 40,000 करोड़ तो हमने जुटा ही लिए मार्केट में इस दौरान भी। तो कैसे लगता है आपको आईपीओ बाजार, और कैसा रुझान है और कैसा इन्वेस्टर का? बहुत अच्छा रुझान है, और बहुत से बड़े बड़े आईपीओ पाइपलाइन में हैं कि अभी टाटा कैपिटल को अप्रूवल मिला है, तो विद द टाइम टाटा कैपिटल आएगा। एनएसडीएल के पास अप्रूवल है, जो बड़े नाम बड़े एनएससी को इन द पाइपलाइन है, जो कि उसको अप्रूवल मिलेगा, डीएचआरपी फाइल करेंगे तो सब चीज़ वर्कआउट करेगी तो बहुत बड़ा आईपीओ आएगा, तो मार्केट कैप बढ़ेगी, इंडिया की मार्केट कैप ओवरऑल बढ़ेगी ऐसे आईपीओ लिस्टिंग होने से। नंबर्स अच्छे होंगे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एक और आयाम मिलेगा। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स के सोच में भी बदलाव आया है, क्योंकि अगर हम देखें इन्वेस्टर्स को, तो पहले बड़े पैनिक हो जाते थे जब भी मार्केट गिरती थी, तो पैनिक बटन होता था, कुछ सुसाइड्स भी हो जाते थे, कोई फाइनेंशियल ट्रबल भी होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं, बहुत रेजिलिएंट हो गए हैं, गिरते बाजार में खरीदना है उसके लिए तैयार होते हैं। तो आपके, क्योंकि आप इन्वेस्टर से डील करते हैं, बड़े क्लाइंट से डील करते हैं, तो कैसा ही बदलाव हुआ है? इस समय क्लाइंट्स एक तो एसआईपी मोड से म्यूचुअल फंड में बहुत डायरेक्ट क्लाइंट जा रहे हैं, जो कि खुद से नहीं इन्वेस्ट कर सकते, उतना स्टडी नहीं करना चाहते हैं, वो अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो एक तो एसआईपी मोड से कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सेफ जोन से कर रहे हैं। दूसरे एडवाइजरी टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत आज की डेट में पिछले कुछ सालों में सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उसमें भी क्लाइंट्स यदि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो एडवाइजर्स की सलाह लेके कर रहे हैं। तो ये सब कारणों से उनको एक मन में जो एक डर था वो कम हुआ है, प्लस ये मालूम है कि अच्छी कंपनियों में, अच्छे सेक्टर में और स्टडी के संग कोई उनका फंड मैनेजर या एडवाइज़र उसको सलाह दे रहा है, तो वो भी है। प्लस कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो विद द एक्सपीरियंस उन्होंने भी सीखा है, समझा है, और उसके बेसिस पे वो समझते हैं कि यदि लेवल्स अच्छे हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करते हैं, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि एफडी रेट्स कम हैं तो उससे बेहतर यदि रिटर्न स्टॉक मार्केट में ओवरऑल मिल रहा है तो उनके लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। ब्रोकरेज फर्म्स के शेयर प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली पोस्ट कोविड, क्योंकि आप जैसे कि आपने कहा कि आपके क्लाइंटेल में 300% का ग्रोथ देखने को मिला डीमैट अकाउंट में। ब्रोकरेज इंडस्ट्री को आप कहाँ जाते देखते हैं? फ्यूचर कैसा लगता है आपको? आउटलुक कैसा लगता है? बहुत ही शानदार है, क्योंकि सिर्फ ब्रोकरेज इंडस्ट्री नहीं, ब्रोकरेज इंडस्ट्री में मतलब पूरे इस जोन में एक्सचेंजेस हो गए, डिपॉजिटरीज हो गई जो लिस्टेड हैं, नॉन लिस्टेड टेरिटरी में, ब्रोकिंग कम्युनिटी के जो लिस्टेड हैं,
या कुछ और एलाइड एक आध प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली ब्रोकिंग से या इस तरीके के एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं। आरटीएज हो गए, एएमसीज हो गई, ये सब में चूंकि हम लोग की यंग जनरेशन है, परसेंटेज ऑफ यंग जनरेशन है, और इन द टाइम जैसे जैसे हम लोग विद द टाइम ग्रो करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, नए अकाउंट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे। बहुत बहुत प्रोबेबिलिटीज हैं कि इन सब जितने भी ये एलाइड लोग हैं ये सबको, भले वो एएमसीज हों, आरटीएज हों या एक्सचेंज हो, ब्रोकर हो, ये सबको बहुत, जितना डाटा एनालिटिकल का ये वाला जोन है कि ये सब कुछ इक्विटीज और डेरिवेटिव्स पे है, तो इस पे जो है कुछ अनलिस्टेड टेरिटरी की हैं जो कि लिस्टेड होंगी, और जो लिस्टेड टेरिटरी की हैं उसमें तो भाई क्लाइंट डायरेक्ट इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सर, आपकी सबसे बड़ी लर्निंग अभी तक क्या रही है? एक चीज जो आप कभी नहीं भूले और उसी को आप एक बेस बना के आगे चल रहे हैं। लर्निंग के लिए तो मतलब हम अपने लिए कहेंगे तो ब्रोकिंग कम्युनिटी में डल फेज आते हैं। मान लीजिए कोई स्कैम हुआ, विद द टाइम कोई कारण हुए कि बाजार थोड़े दिनों के लिए करेक्टनेस में गई, तो भाई रेवेन्यू कम हो जाएगी कंपनी की, तो वो पेशेंस रखना है। वैसे ही क्लाइंट को भी वो पेशेंस रखना है कि विद द टाइम, अभी जैसे लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा करेक्शन जैसा जोन है जी। तो चूंकि 4-4.5 साल अच्छी बाजार चली है, कोरोना के बाद से जब से बाजार चली है तो क्लाइंट्स को बहुत अच्छे गेन्स हुए हैं। तो 1-8 साल का कुछ हो सकता है जोन हो या थोड़ा और, ये तो कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो ये लर्निंग है, लर्निंग फेस है कि भाई इस फेस को जो निकाल लेगा तो वो मतलब जब उसका मलाई खाने का दिन आएगा, जिस समय बाजार बढ़ेगी तो उस समय उसका पोर्टफोलियो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट देगा। तो मार्केट में आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल, और क्योंकि आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं तो आपका एक्सपीरियंस यही बोलता है कि पेशेंस जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो पेशेंस होना इस बाज़ार में रखना बहुत ज़रूरी है। सर, आप लक्ष्मी श्री को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? आईपीओ लाने की भी कोई बात है? अभी तुरंत तो कोई ऐसा आईपीओ का नहीं कोई प्लानिंग है जी। और अपने लोग चाहते हैं कि भाई वेल्थ क्रिएट करें क्लाइंट की, जो इन्वेस्टर्स हमारे संग जुड़े। हम लोग के एडवाइजरी प्रोडक्ट्स भी हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड भी दे रहे हैं। जिस क्लाइंट की जैसी ज़रूरत है उसकी नीड्स के हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो भी देखते हैं क्लाइंट का, उसको सजेशंस दे रहे हैं वाया प्लेटफॉर्म्स की, जो है लोग अपनी वेल्थ विद द टाइम ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट करें, ये सबसे ज़्यादा वो है। और इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे तो हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी खुद ऑटोमेटिकली करेगी। तो कुछ तो माइंड में होगा कि वी हैव टू ग्रो बाय से 50%, 100%। यहाँ से 5 times to 6 times क्लाइंट बेस होए, ऐसा तो मतलब तुरंत में 2 साल 2.5 साल में उम्मीद करते हैं कि बाजार यदि सपोर्ट करेगी और क्लाइंट्स को अच्छा वो मिलेगा तो वी कुड ग्रो बाय दैट नंबर्स। सलिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।